राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी EMRS 2025 वाले एग्ज़ाम की PYQ सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एज वेल एज कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आज उसी सीरीज़ का हम डोमेन नॉलेज के ऊपर वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं TGT वाले, और जो भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में उस सीरीज़ में सारे के सारे PYQ ही रहने वाले हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास हो जाती है। तो आई होप कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे एंड आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमारा थीम पता चलेगा जो कि बोलता है कि देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, एंड आपको समझना होगा कि जितनी हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे अपनी लाइफ में उतना ही हमारे लिए इजी होगा लाइफ में आगे बढ़ पाना, सक्सेस पा पाना। ठीक है, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है TGT साइंस का क्वेश्चन, जो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट फॉर अ ड्रामा इन साइंस टीचिंग। अगर हम ड्रामा समझते हैं आप, नाटक जो है परफॉर्म करवाते हैं या नाटक के थ्रू हम साइंस टीचिंग करवाते हैं, तो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इट डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस थ्रू काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स। सेकेंड बोलता है इट ऑफर स्कोप फॉर द लर्नर्स टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस साइंटिफिक लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड बोलता है इट डेवलप एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इनिशिएटिवनेस एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। और फोर्थ बोलता है इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो देखो, पहली बात, आप ड्रामा से, आप नाटक से क्या समझते हैं। देखो, आपने अगर नाटक देखा होगा गांव वगैरह या फिर सिटी वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि नाटक में इट इन्वॉल्व्स या फिर इंक्लूड्स मूवमेंट्स, जेस्चर्स, एक्शन, चाहे वो हाथ का हो, पैर का हो, डायलॉग हो, और एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो वहीं अगर आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। अगर ये ऑप्शन जो है ये एक्सप्रेस, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की बात कह रहा है, समझ रहा है, तो ये भी मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है वो भी ड्रामास में होता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, इट डेवलप्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इनिशिएटिवनेस एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट स्टडी एंड इनिशिएटिवनेस, यानी कि रिसर्च एक्शन, रिसर्च एक्टिविटी भी फोकस, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी पे फोकस की बात कर रहा है। तो ये ड्रामा से बिल्कुल अलग बात कर रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर रिसर्च एक्टिविटी आप कह लीजिए, इसका फोकस इस सेंटेंस का उस पे है। तो ड्रामा जो है ये चीज को नहीं बता रहा है। वहीं बी ऑप्शन देखिए, इट ऑफर स्कोप फॉर लर्नर्स टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस साइंटिफिक लैंग्वेज इनटू लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि मतलब कि आपने कोई साइंटिफिक स्टडी की, लेकिन आप उसके जो है डिटेल्स हैं, उसके आउटकम्स जो हैं, आप दुनिया को समझा रहे हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है कि आप किस तरह से लोगों को अपनी साइंटिफिक स्टडी या फिर और कुछ चीज़ें जो है समझा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है। तो ड्रामा में, और वहीं हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स की बात कर रहा है। जो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो ए और डी ऑप्शन जो हैं दोनों जो है ड्रामा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे ए और डी में से चूज करना पड़ेगा तो ए जो है वो फार बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर
ड्रामा इन साइंस टीचिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में ओनली एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ओनली एक्सप्रेशन। बट ड्रामा में सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होता, वहां पे मूवमेंट्स भी होती हैं और एक्शंस भी होते हैं। और काइनेस्थेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? करके सीखना। तो ड्रामा जो है बेस्ट जो है वो ऑप्शन ए में डिपिक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ये चीज, और ये ड्रामा है, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रामा है, नाटक चल रहा है यहाँ पे। और ड्रामा एक्चुअली में अगर मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊं तो एक तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है। क्या होती है? टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है स्टूडेंट को एक्टिवली एंगेज होने में। ठीक है, अगर आप जो है नाटक देखे हैं, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, थिएटर वगैरह, थिएटर एक्ट्स वगैरह देखते हैं, तो आप जो है आपका पूरा पूरा ध्यान जो है उस एक्ट में चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज करता है विथ साइंटिफिक आइडियाज। इन अ क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव वे। तो ये है बेसिक अगर मैं ड्रामा को एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है ड्रामा की। और ड्रामा में जैसे कि मैंने बताया, इट कंबाइंस इमेजिनेशन विथ लर्निंग। ठीक है, क्या डायलॉग बोलने हैं, क्या होना चाहिए, ये सब जो है क्या है? इमेजिनेशन का खेल है, समझ रहे हो? और साथ साथ आप सीख भी रहे हैं, किससे? थ्रू डायलॉग, बॉडी मूवमेंट एंड इनैक्टमेंट। अब जैसे कि आपको पता है आर माधवन की रॉकेटरी मूवी आई थी, कितने लोगों ने देखी है पहले तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब देखो, जिसने वो मूवी देखी होगी, भले ही उसको रॉकेट की कोई नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उस मूवी के दौरान उसको चीजें समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है, इसरो में, नासा में किस तरह से जो है काम किया जाता है, किस तरह से जो है प्रोसेस चलता है, किस तरह से एक रॉकेट इंजन डेवलप किया जाता है, समझ रहे हैं? तो वो चीज है, वो चीज हेल्प करती है। ओके, तो दैट इज ड्रामा इन साइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन आईसीटी कंपोनेंट। अब आईसीटी कंपोनेंट होते क्या है? तो आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो टूल्स हैंडल करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को, उसको हम आईसीटी कंपोनेंट बोलते हैं। और ये दोनों हो सकते हैं, ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, क्योंकि नॉन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो डाटा, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा ही हुआ है। हार्डवेयर हो गया, इंटरनेट से ये भी है। इंसाइक्लोपीडिया ये नॉन आईसीटी कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, अगर आपने देखी हो, है ना, तो ये एक तरह की ट्रेडिशनली प्रिंटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। एक बुक होती है, जैसे अगर मैं वाइल्ड लाइफ की इंसाइक्लोपीडिया देखूं तो मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रिंटेड बुक मिल जाएगी, जिसमें सारे जानवर वगैरह जो भी हैं, फ्लोरा एंड फौना सब कुछ मिल जाएगा। तो ये प्रिंटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट अभी तो मैंने बोला कि हार्डवेयर भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, बट इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है। आईसीटी कंपोनेंट में डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हो गया, डाटा नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, डिजिटल रिसोर्सेज हो गया। और मैं अगर आईसीटी कंपोनेंट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, मल्टीमीडिया हो गया, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट आ गया, वीडियो आ गया, हार्डवेयर में कंप्यूटर सर्वर आ गया, डेटा में स्ट्रक्चर डेटा भी आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ गया, इंटरनेट और वेब सर्विस में ईमेल सर्विसेज आ गई, जैसे जीमेल है आपका, है ना, आउटलुक है आपका, समझ रहे हैं, ये भी हो गया। क्लाउड स्टोरेज में गूगल ड्राइव होगी आपकी, टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल फोन्स हो गए, वीवो, ओप्पो, जितने भी हैं, नोकिया, सैमसंग, आईफोन सब। और VoIP का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये चीज रखना है, जो हम कॉलिंग करते हैं वो इसी की मदद से हम करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेटवर्किंग में लैन आ गया, वैन आ गया। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैंने ऑलरेडी जो हमने आईसीटी और कंप्यूटर की पीवाईक्यू क्लास की है उसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस करके बता रखा है। वहीं मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल में हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हो गया, है ना, MS पावर पॉइंट जिसमें मैं PPT बना के पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब क्या है? ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। वहीं IT सर्विस और सपोर्ट की बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज आ गई, IT कंसल्टिंग सर्विसेज आ गई। ये सब क्या है? ये सारे के सारे ICT के कंपोनेंट हैं, जो वो कंपोनेंट जो डिजिटली और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वो ICT कंपोनेंट कहलाता है। ये चीज़ आपको समझनी है। और ICT का फुल फॉर्म याद रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आगे आते हैं, अ साइंस किट एट बेस्ट। अब देखो, क्योंकि ये TGT साइंस का क्वेश्चन है तो इसलिए साइंस से रिलेटेड जो है डोमेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा है कि साइंस किट जो है वो क्या होती है और क्यों यूज होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है असिस्ट द स्टूडेंट टू अवेयर दैट साइंस इन ऑल अराउंड अस। लोग बच्चों को बताने के लिए कि साइंस जो है वो हर तरफ है, इसके लिए साइंस किट यूज होती है। या फिर गिव्स द स्टूडेंट न्यू आइडियाज एंड विजन फॉर टेकिंग अप एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को न्यू आइडिया और न्यू एक्टिविटी करने या फिर न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है साइंस किट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब साइंस किट में होता क्या क्या ये मैं सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, बता ही देता हूं यहाँ पे। इसमें साइंस किट में आप ऐसा समझो, साइंस किट में सिंपल टूल्स होते हैं। सिंपल टूल्स मतलब कि जैसे कि अगर मैं मटेरियल होंगे, एपरेटस होंगे, है ना, समझ रहे, ये सब होते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि टेस्ट ट्यूब हो सकता है, ठीक है, ओके, लिथमस पेपर हो सकता है जो आपका स्टार्च टेस्ट करने के लिए हेल्प करे। ये सब क्या है? ये सब मतलब कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साइंस शीट किस प्रकार की होगी। ठीक है, वहीं वहीं जो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो, असिस्ट द स्टूडेंट टू अवेयर दिस दैट साइंस इन ऑल अराउंड इज ऑल अराउंड अस, ये इज होगा शायद। ठीक है, तो साइंस चारों तरफ है। तो आप बोलोगे ये साइंस किट का क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि भाई अगर मुझे जानना है कि साइंस में चारों तरफ है तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा ना, समझ रहे हो? मैं देखूंगा कि भाई अगर मुझे चीटी की वर्किंग देखनी है तो मैं चीटी पे गौर करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा। तो इसके लिए साइंस किट की जरूरत ही क्यों है? समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, और साइंस किट कैसे होती है तो आप देख सकते हैं, ये ऐसे जैसे बच्चों की है, ये 8 क्लास के या एज प्लस बच्चों की एज के लिए, उसके लिए ये साइंस किट है। ठीक है, इस तरह की होती है और ये बेसिकली एक वैल्यूएबल टीचिंग एड है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। क्यों? क्योंकि ये साइंस को सीखने में मोर प्रैक्टिकल, इंटरेक्टिव और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाती है। समझ रहे हैं? इट इज डिजाइन्ड टू मेक लर्निंग साइंस more practical, interactive and concept based। समझ रहे हैं? जो आप थ्योरी साइंस में सीखते हैं उसको आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आप साइंस किट की मदद से सीख सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब जैसे कि TGT साइंस में ये पूछ लिया, लेकिन अगर सोशल साइंस का पेपर होता तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, डोमेन में मतलब क्या है कि जो आपके साइंस से, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं तो आपके साइंस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आगे आते हैं, ये भी साइंस का, TGT साइंस का। जॉन अ केमिस्ट्री टीचर टुक हिज स्टूडेंट टू अ केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस विजिट वाज। अब जॉन जो एक केमिस्ट्री टीचर है वो अपने बच्चों को केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनते हैं, ड्रग्स बनते हैं, ड्रग्स मतलब वैसा ड्रग्स नहीं, जो दवाइयाँ होती हैं उनको भी ड्रग्स ही बोलते हैं।
तो ऐसी जो चीज़ें बनती हैं जिनमें केमिकल का यूज़ होता है उसको केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि उस फैक्ट्री में लेके गया। मान लो अब क्या हो सकता है, मान लो कि टेस्ट ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पे लेके गया, तो वहाँ पे उसको ले जाने का पर्पस क्या हो सकता है, क्यों लेके गया होगा? टू अवॉइड गिविंग थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन इन दी क्लासरूम। हाँ, इससे मतलब फ़ायदा ये है कि भाई अब उसको थ्योरी नहीं सिखानी पड़ेगी क्लासरूम में। क्या ये है? नहीं भाई, विजिट पे लेके जाओ या ना जाओ, आपको थ्योरी तो बतानी पड़ेगी बच्चों को क्लास में, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। टू आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एज देयर पार्ट ऑफ द करिकुलम है, बोला कि इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को बोल दूंगा भाई रिपोर्ट तैयार करके रखना, तो बच्चे करेंगे। ये भी है, तो ये भी गलत है। रिपोर्ट के लिए थोड़ी विजिट लेके जाते हैं। कोई आपको जैसे आपके कोई साइंस टीचर है, मान लो किसी एजुकेशनल पार्क लेके गया है, तो क्यों लेके जाएगा? क्योंकि बच्चों से रिपोर्ट बनवानी है? बिल्कुल गलत। टू कंडक्ट अ क्विज आफ्टर विजिट टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो वहां से घूम के जब आए, विजिट लेके आए, तो उसके बाद क्विज कराए, तो देखे कि बच्चे के अंदर कितना दिमाग है, कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा नहीं है। ये भी गलत है। to provide an opportunity for students to interact with industrial people and gain real world insight into the processes, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ताकि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वहां के लोगों को, फैक्ट्री वाले लोगों से बात करें, उन इंजीनियर से बात करें, समझ में आए बच्चों को किस तरह से जो है चीजें क्रिएट होती है, किस तरह से जो है काम चलता है, मतलब किस तरह से टेस्ट ट्यूब बनते हैं, या फिर किस तरह से जो है कौन सा केमिकल जो है किसके लिए यूज होता है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले, इसलिए विजिट रखी जाती हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और ऐसे ही और भी चीज होती है, जैसे कि ये एक तो ये आप समझ सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें विजिट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ दो और चीज होती हैं। एक होती है फील्ड विजिट, ये भी सिमिलर है, और एक होती है एजुकेशनल टूर्स, ये भी सेम है। ठीक है, इन सभी का पर्पस भी यही होता है ताकि बच्चों को जो है प्रैक्टिकली इंटरैक्टिव सेशंस मिले वहां के लोगों के साथ, वो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस मिले। और ये याद रखना, ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्लासरूम लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा कि बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। मान लो एक दिन मैं ब्रश कर रहा हूं, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलगेट से ब्रश कर रहा था, ब्रश किया, अब मेरा कॉलगेट खत्म हो गया, अगले दिन मुझे कॉलगेट मिला नहीं दुकान पे, तो मैंने पेप्सोडेंट यूज किया, तो मैंने पेप्सोडेंट से ब्रश किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार दोनों का टेस्ट अलग अलग कैसे आ रहा है, दोनों है तो टूथपेस्ट ही, ऐसा क्या मतलब कि कंपनी में ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब कि जो टेस्ट अलग आता है। अब मान लो उसी दिन मेरे टीचर ने मुझे जो है एक विजिट रख ली, हम लोग ये जो है टूथपेस्ट फैक्ट्री में गए, वहां पे कॉलगेट बनता हुआ देखा मैंने। तो मैंने देखा कि भाई उसमें ये वाला फ्लेवर डलता है इसलिए ये टेस्ट आता है, उसमें ये इंग्रेडिएंट डालता है इसलिए मेरे दांत को वो कैविटी से बचाता है। मैंने थोड़ा सा और लोगों से पूछा, वहाँ जो जो बना रहे थे, जो इंजीनियर्स थे, तो धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई। समझ रहे हो, तो मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ी, साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिला, साथ साथ जो है मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हुई, और मुझे चीज़ें सीखने में, ग्रास्प करने में आसानी हुई। तो ये जो है फील्ड विजिट, एजुकेशनल टूर, ये इस चीज़ें में हेल्प करते हैं, ये थ्योरीज को प्रैक्टिकली समझने में हेल्प करते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि एक्चुअली में फील्ड विजिट और एजुकेशन टूर्स का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आगे आते हैं। The chemistry department at the school is conducting some value-added experiments based on the curriculum with interactive hand-on activities. Hand-on activities का मतलब क्या है? मतलब practical sessions करवा रहे हैं। मान लो वो हमने 12th में या 10th में हमने पढ़ा था कि हम प्लांट में कैसे कैसे चेक करते हैं कि स्टार्च कहाँ कहाँ है, तो हम लिथमस पेपर टेस्ट वगैरह करते हैं। तो मान लो वो उन्होंने पहले थ्योरी समझाई, अब वो लिथमस पेपर लेके आ गए, ठीक है, तो जैसे ही उसने क्या बोलते हैं डिटर्जेंट के घोल में डाला, उसका कलर चेंज हुआ, तो मतलब कि क्या है, वो हम
हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं समझने के लिए अपने करिकुलम को, अपने टॉपिक को। तो वही पूछा गया कि इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है। टू जनरेट स्टैटिस्टिकल डेटा बाय कंपेयरिंग द ग्रेड्स ऑफ द करंट बैच विथ दोस ऑफ द प्रीवियस बैच। अभी की जो क्लास है ना, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पिछली क्लास से, तो उसका जो डेटा आएगा उसको जनरेट करने में, उसके लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। सेकंड, टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने समझाया कि थ्योरी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बेटर समझने के लिए प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ठीक है, टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लेक्चर विद प्रैक्टिकल, ये तो अभी डिस्कस किया, गलत है। टू एक्सेस द थ्योरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन, वही जो क्विज वाला ऑप्शन था लास्ट वाला, सेम चीज, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और एक चीज और जाननी है, जैसे कि ये केमिस्ट्री टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है बच्चों से ताकि उनको वर्किंग समझ में आए। ठीक है, और एक चीज और जो मैं समझाना चाहता हूं कि हैंड ऑन जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ये पार्ट होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। ठीक है, अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक मैंने लाइन बोली थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग। ये तीन शब्द आप याद कर लो, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को समझ जाओगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्व करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनका दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। ये इसका फायदा है, समझ रहे हैं। तो अब अगर मैं लिखूं तो लिखूं कि आप समझ गए होंगे, ऐसे इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। Which of these can be developed through experiential learning in chemistry? अभी मैंने बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। आपसे पूछा गया है कि केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस लर्निंग से आप क्या डेवलप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, हैंड ऑन लैबोरेटरी स्किल्स, rote memorization of chemical formulas, exploration of various chemicals available in the laboratories, या फिर creativity and innovation in the design of chemistry experiments। तो देखो, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। rote memorization of chemical formula, तो आपको पता है रट्टा मार जो है, फॉर्मूले को हम रट लें, ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग से नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही गलत हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन बिल्कुल सही जवाब है कि हमें जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। क्रिएटिव एंड इनोवेशन, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। एक चीज़ को अलग अलग तरीके से करने का भी हमको जो है आइडिया मिलता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड अगर एलिमिनेट कर दें हम, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक ग्राफ जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला है एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेंट जो है एंगेज होते हैं लर्निंग एक्टिविटी में। उसके बाद जब वो सीखेंगे तो शेयर करेंगे हैं, शेयर के बाद जो है वो उस चीज़ को जो है प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो रिव्यू करेंगे कि कैसे ये एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है। ठीक है, और फिर उसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज का मतलब क्या है, वो समझेंगे कि जो हमने किया है उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है ना, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है अप्लाई जो है वो नेक्स्ट स्टेज है, रिलेट न्यू स्किल्स टू एवरीडे लाइफ। तो इस तरह से जो है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग काम करती है। ये स्टेजेस कह लो आप, स्टेजेस होती है, या फिर वर्किंग कह लो आप, वर्किंग चार्ट है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। ठीक है, तो इसमें हम पहले करते हैं, ठीक है, फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर देखते हैं या फिर हम एनालाइज करते हैं किस तरह से हुआ, फिर हम उसको अपनी रियल लाइफ से अप्लाई करते हैं और फिर हम आउटकम या फिर कंक्लूजन पे आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। समझ गए, तो ये चीज आपको इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वर्क करती है। साथ साथ रोल क्या होता है स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, मतलब कि कैसे जो है स्टूडेंट जो है
एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मतलब कि क्या क्या रोल रहेगा, तो पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सबसे पहला। सेकंड है रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो आपने सीखा, ऑब्जर्व किया, जो आपने करके सीखा, उसको जो है आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, देखें कि मैं इसका कहाँ यूज कर सकता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने बता ही दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बता दिया। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस है यहाँ पे जो शब्द है, या ऑटोनॉमी जो शब्द है, वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया है कि मतलब कि आप जो है मतलब फ्रीडम पा जाए, कुछ भी करते रहे, नहीं। ये मतलब कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग के बारे में बता रखा है कि आप जो है अपने हिसाब से चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सोच के अपने हिसाब से जो है सॉल्यूशंस बना सकते हैं। इट विल गिव यू द फ्रीडम टू थिंक एंड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, चलेंगे आगे। This system of scientific nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. While writing by hand, genus and species name have been underlined separately when scientific name is printed. Which of the following option is used? अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइंस में डोमेन के बेसिस पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो, इन्होंने पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो नॉमेनक्लेचर है, जो हम नेमिंग करते हैं, है ना, जैसे हर किसी का जो है साइंटिफिक नेम होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि टाइगर का क्या साइंटिफिक नेम होता है। तो वैसे ही इन्होंने नेमिंग कर रखी थी। नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्लस लाइनस ने दिया था। अब इन्होंने बोला गया है कि जब हम जीनस और स्पीशीज का नाम लिखते हैं, है ना, अलग अलग करके, तो हम वो नाम जो साइंटिफिक नेम है जब प्रिंट करते हैं वो कैसे करते हैं? इटैलिक्स में करते हैं, इटैलिक्स इन लोअर केस में करते हैं, या बोल्ड इन अपर केस में करते हैं, या फिर बोल्ड में करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी जीनस या स्पीशीज का, तो हम उसको हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपने जो देखा था, जैसे टाइगर का जो है, टाइगर कॉमन नेम है, उसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें पैंथेरा जो है वो जीनस का नाम है और जो टिग्रिस है वो स्पीशीज का नाम होता है। तो आप देखेंगे किस तरह से ये इटैलिक में लिखा हुआ है। इटैलिक समझते हैं, जो टेढ़ा लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। अगर मैं हेलो लिखूं तो ऐसे करके लिखते हैं, दिस इज इटैलिक, है ना। तो ये इटैलिक में लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक नेम जो है हमेशा जो है केमिस्ट्री में या फिर कहीं बायोलॉजी में भी जो है इटैलिक तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे आते हैं। ये भी टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है। पी प्लांट्स कैन हैव राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स। अब देखो ये जो है, जो साइंस वाले जो साइंस जिनकी होगी वो मुझसे रिलेट कर पाए होंगे। ये जो है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है थ्योरी बेस्ड है। हमसे एक ऑप्शन दिए गए हैं, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे बस एक बार इसको। तो पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है, उसमें मान लो एक राउंड सीड्स है और एक रिंकल सीड्स है, ठीक है। राउंड मतलब ऐसा राउंड, रिंकल मतलब ऐसे 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 टाइप का। वन ऑफ द फेनोटाइप्स इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। अ फार्मर डिसाइडेड टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ प्लांट विथ राउंड सीड्स यूजिंग पॉलन फ्रॉम द प्लांट विथ द रिंकल सीड्स। पॉलिनेशन मतलब कि क्या है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहा है एक फूल से दूसरे फूल का, एक फूल जिसके राउंड सीड्स हैं और एक फूल जिसके रिंकल सीड्स हैं। तो अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट उसने बताया कि सभी के सभी जो सीड्स हैं वो राउंड ही पैदा हुए। तो आपको बताना है ये जो बात कथन मैंने कहानी सुनाई, इसका क्या कंक्लूजन है। पहला, द एले फॉर राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल सीड। जो राउंड सीड की कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेट है रिंकल सीड्स पे, तभी तो सारे के सारे राउंड सीड पैदा हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड, द प्लांट विथ राउंड सीड इज हेट्रोजीगस, या द प्लांट विथ रिंकल सीड इज होमोजाइगस। तो देखो हेट्रोजीगस का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों डिफरेंट एलीज होते हैं, और होमो का मतलब है जिसमें सिमिलर एलीज होते हैं। पर ये चीज, ये कंक्लूजन हम आने से पहले हम ये डिसाइड कैसे कर लें भाई, हम अपने हिसाब से कैसे गेस लगा लें, जब यहाँ पे जो है हेट्रो होमो की कोई बात नहीं की गई है, या फिर डिफरेंट एलिस या आइडेंटिकल एलिस की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ डोमिनेशन की बात की गई है, तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर लें,
है ना। कंक्लूजन का मतलब क्या है कि आपने एक ऑब्जर्व करके एक फैक्ट लिख दिया। यहाँ पे हम गेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, होमोजियस हो सकता है, हेटेरोजियस हो सकता है, बट हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो कंक्लूजन का यही मतलब है। यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है तो मतलब कि जो आप इस स्टोरी से समझ के जो सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर सारे के सारे राउंड सीड है, इसका मतलब क्या है, राउंड सीड जो है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट कर रही है, तभी तो सारे राउंड है। समझ रहे हो? तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है, इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन हेटेरोजिगस या होमोजिगस के बारे में कोई फैक्ट या कोई लाइन ऐसी लिखी नहीं है जो जिससे हम जो है इस तर्क पे पहुंच पाए। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बोलता है ए ओनली, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे आते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर हाई यील्ड्स इन द फील्ड। दीज आर पेस्टिसाइड्स मतलब कि जो वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, कीड़ा मारने वाली जो दवाई होती है जो कि खिंची जाती है क्या बोलते हैं उसके ऊपर, फसल के ऊपर, ठीक है, उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं along with water and mineral from water bodies. These pesticides are then taken up to aquatic animals and plants. पानी के जरिए वो जो है जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके पास पहुंचती हैं। As these chemical are not biodegradable, biodegradable मतलब कि क्या है, उनको हम रिसाइकल कर पाएं या फिर हम उसको रीयूज कर पाएं, तो ऐसे ये केमिकल नहीं होते हैं, इसलिए वो जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उससे जो है पेस्टिसाइड का जो है जो कीटाणु नाशक दवाइयाँ होती हैं उनका इफेक्ट जो है वो मैग्नीफाई होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये साइंस की सिंपल डेफिनेशन है, तो अगर आपको पता थी तो आप इसको सिंपल कर सकते थे। फूड वेब अलग होता है। फूड वेब जो है वेरियस चेन्स जब इकट्ठी होती है तो उनको हम मिलकर हम फूड वेब बोलते हैं। फूड चेन जो होती है मिलकर हमें फूड वेब बनाती हैं। इकोसिस्टम जो है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स प्लस इन्वायरमेंट तीनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल हमारे पॉन्ड हो गए, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, और आर्टिफिशियल हमारा एक्वेरियम हो गया। ये सब जो है इकोसिस्टम की उदाहरण है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा जो है साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे आते हैं। अब देखो ये टीजीटी सोशल साइंस का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता रहूंगा, लेकिन आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन डोमेन नॉलेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के थ्रू आपकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप उस जगह पे होते तो किस तरह से आप जो है सही करते आंसर को, वो चेक किया जा रहा है। तो अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेथड कैन बी यूज इन योर सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी क्लास मतलब 8, 9, 10, 11, 12 टू डिस्कस अबाउट 1943 फेमाइन ऑफ बंगाल। फेमाइन मतलब भूखा, है ना, जो सूखा पड़ा था 1943 में। सूखा नहीं मतलब कि जो खाने की कमी हो गई थी बंगाल में 1943 में। अगर मुझे उस चीज़ को डिस्कस करना है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को समझाना है, तो मैं किस मेथड का यूज़ करूँगा? क्या मैं ड्रामा का इस्तेमाल करूँगा? क्या मैं नोवेल का इस्तेमाल करूँगा? क्या मैं फोटोग्राफ का इस्तेमाल करूँगा? क्या मैं न्यूज़ रिपोर्ट का इस्तेमाल करूँगा? तो देखो न्यूज़ रिपोर्ट का इस्तेमाल करूँगा तो बिल्कुल सही है, इससे बच्चे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं न्यूज़ कटिंग उनको समझाऊंगा कि भाई देखो ये उस टाइम की पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ से मुझे फैक्ट समझ में आएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, और ये हमारा प्राइमरी सोर्स रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से कि क्या हुआ था, कैसे हमने जो है उसको सॉल्व किया था। फोटोग्राफ जो है एक तरह से विजुअल एविडेंस की तरह काम आएंगी। ठीक है, ये दिखाएंगी कि उस टाइम के लोगों की कंडीशन कैसी हो गई थी, लोग किस तरह से सफर कर रहे थे, सफरिंग, है ना, और किस तरह से जो है गवर्नमेंट ने या फिर लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, रिलीफ एफर्ट, ये सब उस फोटो के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है 1943 के फेमाइन को शो करने का। बात करूं नॉवेल्स की, तो नॉवेल्स जो है ये एक तरीका नहीं है। क्यों? रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि देखो नॉवेल्स क्या है, नॉवेल्स मोस्टली फ्रिक्शन होती हैं। ठीक है, किसी के द्वारा कही गई, किसी की ओपिनियन के द्वारा कही गई बातें होती हैं, स्टोरीज होती हैं। ये एक्चुअल में फैक्चुअल एविडेंस नहीं होती हैं, इसलिए
हम जो है किसी की कहानी नहीं सुना सकते हैं जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ओके, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा भी एक ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि हम नाटक के जरिए समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस समझ सकते हैं कि उन लोगों का इमोशन क्या रहा होगा जो उस दौर से गुजरे हैं। उनके प्रति बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप होगी, जिससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी सिचुएशन की कि किस तरह से लोग जो है उस दौर में गुजरे हैं। तो ये भी एक ऑप्शन सही है जो कि 1943 के फेमाइन को बताने का सही तरीका है। तो आंसर हो जाएगा ACD, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, टीचिंग करते हैं या समझाते हैं बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, जैसे कि 1947 का जो रिवोल्ट हुआ था, है ना, या गांधी जी ने जो डांडी मार्च की थी, सॉल्ट सत्याग्रह किया था, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो इसके लिए जो मेथड रिक्वायर होता है, मैं इसको लिख के समझाता हूं। इट रिक्वायर्स मेथड दैट कैन मेक सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इम्पैक्ट टेंजिबल फॉर स्टूडेंट। टेंजिबल का मतलब क्या है? महसूस किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि भाई जब हम दुख में होता है हम क्या बोलते हैं कि भाई तू मेरा दुख नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, है ना, और एक इंसान को दूसरे इंसान के भाव, उसका दर्द समझने के लिए उसके सोशल, इकोनॉमिक, सब कुछ, सारी सिचुएशन समझ आनी चाहिए उसको। उसके जूते में रख, मतलब कि बोलते नहीं है कि जब तुम मेरे जूते में पैर रखोगे तब तुम समझ में आएगा कि मेरा दुख क्या है। वो एक मुहावरा टाइप है, लेकिन उसका मतलब यही है कि हिस्टोरिकल इवेंट समझने के लिए सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमन इंपैक्ट टेंजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, और हिस्टोरिकल इवेंट क्यों सिखाए जाते हैं सोशल साइंस में? बिकॉज इसमें लर्नर को समझ में आती है कि एक्चुअल में जो ये ग्रेविटी ऑफ इवेंट्स थे, ये इसका क्या इम्पैक्ट था, क्यों हुए थे, क्या इम्पैक्ट डाला, आज हम जहां पे हैं उससे हम कैसे रिलेट कर रहे हैं। साथ साथ एम्पैथी भी डेवलप होती है और साथ साथ एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं हिस्टोरिकल इवेंट के थ्रू। समझ रहे हो कैसे? मान लो जैसे हम डिस्कस करते हैं, तो हम जब हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी लोगों के बारे में, तो बहुत लोगों के जो है ये क्वेश्चन रहता है कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह को बचा सकते थे। ओपिनियन रहते हैं, तो वो ओपिनियन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उन लोगों ने जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़े हैं, समझे हैं, जाना है, इसलिए जो है हर इंसान अपना अपना जो है थ्योरी लेके आता है, डेवलप करता है। दिस इज द क्रिटिकल स्किल्स विच आर डेवलप while teaching students the historical events। ओके, तो ये सब चीज़ आपको समझनी है। आगे आते हैं, ये भी TGT सोशल साइंस का क्वेश्चन है। Which of the following topics may be explained to the students with the help of a visit to National Museum? अब देखो विजिट की बात की गई है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विजिट और एजुकेशनल टूल्स कहाँ पे यूजफुल होते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन, बिल्कुल सही जवाब है, टाइमलाइन समझाने में हेल्प होता है। आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, बिल्कुल सही जवाब है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो है क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें वो मिली है, मटका मिला है, तो हम जो समझ रहे हैं कहाँ से है, हम किताबों के जरिए समझ रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, किस राजा के टाइम पे ये था, सब कुछ हमें किससे पता चलता है? हमें उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से पता चलता है। कोई किताबें लिखी हुई होंगी, कोई सील होगी, है ना, कोई कॉइन होगा, उस सब समझ में आता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इंपैक्ट क्या पड़ा था? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी डेवलप हुई है भाई। पुराने टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ही नहीं। पुराने टाइम पे क्या था? आपका स्ट्रीम पावर था, है ना, स्टीम पावर, स्टीम इंजन था जिससे ट्रेन चलती थी, है ना, मैकेनाइजेशन था, मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, या फिर जेशन, ठीक है, या बग्गा गाड़ी थी,
बग्गा गाड़ी समझते हो, वो जो देखी होगी आपने, पुरानी कार्स देखना आप, या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी थी, इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो उस टाइम पे तो एआई था ही नहीं, तो ऑप्शन में अगर एआई देखा तो आप साफ साफ इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इजी था। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल टाइम्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपको एलिमिनेट करना था। सी अगर आप एलिमिनेट कर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ऑटोमेटिकली सी एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो ऑप्शन ए की बचता है। तो आप आसानी से कर सकते थे ये चीज़, समझ रहे हो। तो ये है आपका नेशनल म्यूजियम है। देखो आप, जैसे मतलब कोई म्यूजियम है जिसमें बच्चे जा रखे हैं, और ये टीचर जो है, मैम जो है, ये समझा रही हैं हर एक के बारे में, इस इंसान के बारे में, ये इंसान कौन था, इसका हमारी हिस्ट्री में क्या योगदान है, हमारे देश में क्या योगदान है। तो ये सब हम जो ऑलरेडी सीखते हैं। आपको मैं बता दूं, जो म्यूजियम होते हैं वो एक्चुअल में लिविंग क्लासरूम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम बुक में पढ़ते हैं उसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं आर्टिफैक्ट से। अगर मैं लिखूं तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स आर लिंक टू आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स वो जो एविडेंस होते हैं पुराने, जैसे कि मटका मिल गया, किसी की मतलब किसी की हड्डी मिल गई जिसका पुराने का पता चला कि भाई पुराने ज़माने में डायनासोर होते थे, ये सब वगैरह। तो ये सब आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, साथ साथ म्यूजियम जो है वो मैं और लिख देता हूँ, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशनल स्किल्स। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशनल, ध्यान देना आपको ये चीजें, ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और इंटरप्रिटेटिव या इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा क्या है भाई, मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ ना, इसलिए मेरी थोड़ी जो है समझो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ये सब आप समझ सकते होंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो। ठीक है, अब ये कैसे होती है कि मान ली ये बच्चा गया, इसने देखा ये चाचा कौन है जिनकी मूर्ति रखी हुई है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी आई कि भाई ये चाचा है कौन, इनको म्यूजियम में क्यों रखा गया है? अब समझ लो बहुत सारे मान लो एक दो घड़ा रखा हुआ है वहां पे, तो बोलेगा यार हमारे घर में भी घड़ा है, तो इस घड़े को यहीं क्यों रखा गया है? दिमाग में कुछ एक बात क्लिक हुई, उससे क्या बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, और क्यूरियोसिटी जनरेट होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इंप्रूव होगी। तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो सीखते हैं म्यूजियम के थ्रू, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूजियम किस तरह से जो है लिविंग क्लासरूम की तरह एक्ट करता है। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज मेथड्स मे बी यूज्ड फॉर डिस्कसिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, जो मैं डिस्कस कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है सेकेंडरी क्लासरूम में, तो हम किस मेथड का यूज कर सकते हैं? सील्स ऑफ दोस टाइम्स, उस टाइम की सील्स, बिल्कुल सही जवाब। विजिट टू म्यूजियम, बिल्कुल सही जवाब। बुक्स रिटन ड्यूरिंग दोस टाइम्स, अब आप बोलेंगे कि उस टाइम की बुक्स से ही तो हमें जानकारी मिल सकती है, तो जवाब तो सही है पर आपको नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम की कोई बुक है ही नहीं, कोई बुक है ही नहीं, मतलब बची ही नहीं। और दूसरी चीज, जो दीवार में भाषा लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है, वो आज तक किसी के समझ में नहीं आई, कोई डिसाइफर ही नहीं कर पाया। तो जब कोई उसको डिसाइफर ही नहीं हुई, वो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, तो वो दीवार पढ़ के हमें फायदा ही क्या है? समझ रहे हो। और उस टाइम की बुक्स है भी नहीं, तो ये ऑप्शन जो है ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग से एलिमिनेट करना था। ठीक है, वैसे आप ए बी सी तीनों मान लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों हमने सी को एलिमिनेट किया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। ये हड़प्पन की आप देख सकते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की एविडेंस है या फिर आर्टिफैक्ट्स हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ये सील है, इसको सील बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो है ये वन हॉर्न राइनो की तरह है, इसका एक सिंग निकल रहा है यहाँ पे,
है ना। तो मतलब कि क्या है कि उस टाइम पे ये जानवर मिलता होगा तभी तो लोगों ने इसकी तस्वीर बनाई है। ठीक है। और जैसे कि मान लो ये घड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि बड़े घड़े में जो है ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो मतलब कि उस टाइम के जो कुम्हार होते थे वो डिज़ाइन अपने हाथों से बनाते थे, तो वो मतलब उनके पास वो टैलेंटेड थे। समझ रहे हो। तो ये सब हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं इससे। समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। आगे आते हैं। Which of the following methods will be best suited for discussing about the functioning of public distribution system at local level in secondary classroom? अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पहली चीज ये समझो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यानी कि जैसे राशन की दुकानें नहीं होती हैं, आपको पता है भारत सरकार जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो या फिर ऐसे जो लोग हैं गांव में उनको राशन प्रोवाइड करती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं, है ना, इस तरह से। और लोग गए वहां पर राशन वाले को कार्ड दिखाया, उसने अंगूठा वगैरह लगवाया और फिर राशन बांटा, है ना। तो दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके। तो आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है, ये पीडीएस है, देख लीजिए एक बार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कौन सा मेथड जो है बेस्ट सूट करेगा समझाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। बुक डिस्कशन हो जाए, एक डिबेट हो जाए, एक नहीं स्टोरी टेलिंग हो जाए, नहीं सिंपल सी बात है, राशन की दुकान पे एक बार जाओगे बच्चों को लेके तो उनको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं आप। जो बुक डिस्कशन होता है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती है, परंतु पीडीएस में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने के लिए हमें रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि भाई कहाँ से गेहूं आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि दुकान वाले घर में बैठ के बना रहे हैं, तो कहाँ से आता है, कैसे लोगों को बढ़ता है, कितना देते हैं लोगों को, है ना, इतना ही क्यों देते हैं, सब चीज़ है। गेहूं के साथ चावल क्यों मिलता है, बाजरा क्यों नहीं मिलता। तो उसके लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर क्वेश्चनिंग वगैरह होनी चाहिए, तो वो बुक डिस्कशन में गायब होती है। डिबेट में भी सेम चीज गायब होती है। डिबेट में हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग और आर्ग्यूमेंट स्किल्स को डेवलप करते हैं, पर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। हम थ्योरी फैक्ट जो हमारे पास हमने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली उसके थ्रू हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ रही हैं, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता जो है वो बढ़ रही है, लेकिन हम एक्सपीरियंस हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग में बच्चे एंगेज तो होते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझा भी सकते हैं, पर हम उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग को नहीं समझा सकते। प्रैक्टिकल वर्किंग को समझाने के लिए जो है, आपको पता है प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो सबसे बेस्ट होती है एक स्टूडेंट को समझाने के लिए। उसके लिए हमसे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है राशन की दुकान में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ लोगों को देखो, ये जो चाचा बांट रहे हैं सबको, इनसे पूछो भैया कि चाचा हमें बताओ कि कैसे कैसे क्या होता है। चाचा एकदम खुश होकर बताएंगे, अच्छा हाँ बच्चे सुनो, है ना। तो उससे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब क्या क्या समझ में आएगा कि मतलब खाना जो अनाज है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, उसको मतलब कि एक्चुअल में पीडीएस से उनको मतलब कि राशन की शॉप पे विजिट करने से उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। रियल टाइम एक्सपीरियंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है। जिससे बच्चे जो हैं समझेंगे प्रैक्टिकल प्रोसीजर, और साथ साथ उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कम्युनिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, मान लो राशन की दुकान पे गए लेकिन उसका नेट ही नहीं चल रहा, नेट चल रहा तो ऐप नहीं चल रहा, ऐप नहीं चल रहा तो मतलब कि लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन अब वो लोग क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि नेट नहीं चल रहा, आप 1 घंटे बाद आना। तो ये क्या है, ये चैलेंजेस हैं, समझ लो। और लोग किस तरह से बिहेव करते हैं ये सब आपको समझ में आएगा वहां पे जाने के बाद ही। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड विजिट, अब हम यहां पे फील्ड विजिट की बात कर रहे हैं, विल बी दी मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन दी सेकेंडरी क्लासरूम। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 3 सेक्टर में डिवाइड होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी, एक को हम बोलते हैं टर्शरी।
अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ आएगा। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये जो है इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। जैसे कि मान लो एक किसान जो है गेहूं उगा रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। या कोई मछली पालन कर रहा है ना, या कोई मुर्गी पालन कर रहा है ना, तो ये सब क्या है, पोल्ट्री जो है बिजनेस, पोल्ट्री जो कर मतलब ये सब क्या है, ये प्राइमरी में आ जाएंगे। माइनिंग हो गया, जो नेचर से जुड़े होते हैं वो सेकेंडरी में आता है। इसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसकी क्वेश्चन ने बात की है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, मान लो किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किया, उसको जो है ब्रेड बनाने का काम किया फैक्ट्री ने, है ना, तो वो जो फैक्ट्री है वो किसके अंदर आएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगी। टर्शरी क्या है, टर्शरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे बैंक हो गए, बैंक क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। हॉस्पिटल वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, मेरी क्या है, ये भी एक सर्विस है। तो ये सब क्या है, ये सब टीचिंग सेक्टर में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के सेक्टर होते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि सेकेंडरी सेक्टर के बारे में अगर हमें बताना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चों को समझाना है, तो कौन सा फील्ड विजिट जो है वो सही रहेगा। टेकिंग स्टूडेंट्स टू अ व्हीट फील्ड, गेहूं के फील्ड में हम ले जाएं, तो आपको पता है गेहूं का फील्ड क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। भाई हमें सेकेंडरी सेक्टर समझाना है, तो हम प्राइमरी सेक्टर वाली काम हरकतें क्यों करेंगे, गलत हो गया। टेकिंग स्टूडेंट्स टू अ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर है, ये भी गलत हो गया। शुगर मिल, शुगर मिल की यानी कि मिल क्या है, फैक्ट्री, तो हम फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। समझ रहे हो, तो इस तरह से जो है आप एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन आपका सही हो जाता, आंसर 2 सही हो जाएगा। सिर्फ बेसिक नॉलेज से भी है आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने सोशली साइंस में जो प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर आते हैं, उनके बारे में पूछा है, ठीक है। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं किसका मान लो, कंप्यूटर का मान लो, कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, कंप्यूटर टीचर का एग्जाम दे रहा है, तो उसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है ये भी सोशल साइंस का है, अगले वीडियो में हम जो है अदर टीजीटी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ देखा है, लिखा हुआ है, रीड दी फॉलोइंग लाइंस केयरफुली। अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। अहमद जो है एक बंदा है जो रिक्शा चालक है बैंगलोर में। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया अलॉन्ग विथ हिज 3 ब्रदर्स, 2 सिस्टर्स एंड ओल्ड पेरेंट्स। उसने अभी अभी जो है झुमरी तलैया से शिफ्ट किया है। ही स्टेज इन झुग्गी, वो झुग्गी में रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। पूरी घर की जिम्मेदारी जो है उसके भारी कंधों पे है, और जो डेली कमाता है उसी से उसकी फैमिली सर्वाइव करती है। हाउएवर ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसके पास जो है सिक्योर नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह जो है वो हर दिन फ्लक्चुएट करती हैं, कभी उसने 100 रुपये कमा लिया, कभी उसने 150 रुपये कमा लिया, हर दिन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये लाइन से, ये पैराग्राफ से आप क्या समझते हैं, कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हैं, ये आपको बताने हैं। माइग्रेशन बिल्कुल सही जवाब, वो क्या बोलते हैं, शिफ्ट हुआ, तो माइग्रेशन तो बिल्कुल है, इसके बारे में हम जानने को मिलता है। फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, देखो यहां पे लास्ट में देखो उसने लिखा है कि उसकी जो तनख्वाह है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो जाहिर सी बात है कभी मतलब कि वो कुछ और, कभी उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी अगर उसको बंदे को जो है उस दिन तनख्वाह 1 भी रुपये नहीं कमाया उसने, और कभी जो है वो कुछ अच्छा खा सकता है, समझ, ये बात तो सही है। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है ना कि उसने एक मतलब कि ऐसा स्पेसिफिकली इस पैराग्राफ में बोला नहीं गया कि भाई उसने एक भी दिन पैसे नहीं मिला तो एक दिन उससे खाना, फैमिली ने कुछ खाना नहीं खाया, ऐसा बोला गया है, नहीं बोला गया है। तो हम फूड सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं बता सकते कि भाई ये इससे लिंक है। इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल सही जवाब, इकोनॉमिक सिस्टम भी इससे लिंक है।
हाँ, समझ में आ रहा है ना कि मतलब बता रहा है कि भाई जो रिक्शा चालक है जिसके पास सिक्योर्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसकी लाइफ किस तरह से इवॉल्व होती है, किस तरह से चलती है, किस तरह से जो है उसकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, वो सब बता रहा है ये। तो इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल इसका पार्ट है, इससे हमें जानने को मिल रहा है। फैमिली सिस्टम, चूंकि या फिर मतलब हालांकि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इसके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं और कुछ मतलब ओल्ड पेरेंट्स हैं उसके, लेकिन फैमिली सिस्टम के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। फैमिली सिस्टम का डिस्कशन क्या होता है कि शॉर्ट फैमिली है, लॉन्ग फैमिली है, ये लोग ये करते हैं, ये लोग ये करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन होंगे ए और सी, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से जो है हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमें दिख रहा है साफ साफ वही टिक करना है। ये चीज आप समझो, आपको खुद से गैस नहीं करना है, खुद से अपने आप को तेज नहीं समझना है कि भाई मेरे को तो दिख रहा है साफ साफ, जो सामने वाला जिसने पेपर बनाया उसको भी दिख ही रहा होगा। अपने आप को तेज नहीं समझना है, जो लिखा है जैसा लिखा है वैसा ही समझना है और वैसा ही उत्तर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं 3 शब्द आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हम उसकी बात ही कर रहे हैं। एक होता है माइग्रेशन, ठीक है, ये इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बस बता रहा हूं मैं, एकदम से दिमाग में आया। एक होता है इमाइग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। ये 3 शब्द में अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। बंदा झुमरी तलैया से मूव हुआ, कहीं और गया, रहने गया होगा, बेंगलोर में रहने गया, ठीक है, बेंगलोर में ऑटो चला रहा है, मतलब क्या है, बेंगलोर में रह रहा है, तो झुमरी तलैया से वो बेंगलोर गया, मतलब वो शिफ्ट हुआ, तो वो माइग्रेट किया। इमाइग्रेशन मतलब क्या है कि नई कंट्री में मूव होना, नई कंट्री में घर लेना, नई कंट्री में रहना, उसको हम इमाइग्रेशन बोलते हैं। इमाइग्रेशन का मतलब क्या है, अपना देश छोड़ के दूसरी जगह रहना, उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेशन, ठीक है। अपना देश छोड़ के दूसरी जगह रहना उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। यहीं पे जो है हमारी आज की क्लास जो है समाप्त होगी। आशा करूंगा कि ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, और अगर फ्रूटफुल रही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, तो इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ साथ आपको एक एनालिसिस, एक पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्म हो रहे हैं। हमने चूंकि इसमें सिर्फ साइंस और सोशल साइंस के टीजीटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, पर फिर भी आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक पैराग्राफ के ऊपर जो है बात चल रही है, उसके ऊपर हमें कंक्लूजन को हमें चेक करना है। तो वो आप जो है सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन पढ़ के आपको बेस्ट चूज करना है, तो एलिमिनेट करने का आपको आसान मौका मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और याद रखिएगा, पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूं। मैं कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक टॉपिक समझाने के लिए कोई भी क्वेश्चन लेके डाल रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करवा रहा हूं। इसलिए ये जो क्लास है वो ईएमआरएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं आपको अलविदा कहूंगा, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।